अतुल्य पाठशाला की नई वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं। अपवाह तंत्र और नदी पैटर्न। मतलब नदियाँ बहती कैसे हैं, ज़मीन पर क्या निशान छोड़ती हैं। हमारे पास इस पर काफ़ी अच्छी जानकारी है कुछ स्रोतों से, और हमारा आज का मकसद यही है कि इन स्रोतों से समझें कि नदियाँ ज़मीन को कैसे शक्ल देती हैं, उनमें पानी कहाँ से आता है और उनके बहने के अंदाज में ही कैसे उस जगह की कहानी छुपी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये शब्द अपवाह या ड्रेनेज, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? हाँ, देखिए, अपवाह का मतलब है पानी का बहना। जब पानी एक तय रास्ते से, मतलब एक चैनल या नाली से होकर बहता है, तो बस उसी बहाव को अपवाह कहते हैं। ठीक है, ये तो हुआ एक धारा का बहना। बिल्कुल। लेकिन जब हम कहते हैं अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम, तो ये इससे कहीं बड़ा है। सोचिए, एक मुख्य नदी है ना, जैसे मान लीजिए गंगा। अब उसमें कई और नदियां आकर मिलती हैं, यमुना, घाघरा, गंडक और भी बहुत सी। ये कहलाती हैं सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज। तो ये जो मुख्य नदी और उसकी तमाम सहायक नदियों का पूरा जाल है, जो एक साथ मिलकर पानी को समुद्र तक ले जाता है, इसी पूरे नेटवर्क को, इसी सिस्टम को अपवाह तंत्र कहते हैं। अच्छा, तो एक पूरा नेटवर्क है ये। हाँ। जैसे हमारे शरीर में नसों का जाल होता है, वैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। पर इन नदियों में इतना सारा पानी, ये आता कहाँ से है? मतलब नदियां भरी कैसे रहती हैं साल भर? अच्छा सवाल है। देखिए, इसके पीछे मुख्य रूप से दो बड़े स्रोत हैं। एक तो है बारिश। जाहिर है, जब मानसून आता है या वैसे भी बारिश होती है, तो वो पानी जमीन पर बहकर धीरे धीरे नालों और फिर नदियों में पहुंच जाता है। और दूसरा बड़ा स्रोत है ग्लेशियर, यानी बर्फ की नदियां, जो ऊंचे पहाड़ों पर होती हैं, जैसे हिमालय में। जब ये बर्फ पिघलती है गर्मियों में या तापमान बढ़ने पर, तो उसका पानी भी लगातार नदियों को मिलता रहता है, खासकर उन नदियों को जो हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ों से निकलती हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इन सबको ग्लेशियर से भी बहुत पानी मिलता है। अच्छा, तो बारिश और पिघलती बर्फ, और ये पानी जिस पूरे इलाके से इकट्ठा होकर एक नदी में आता है, उस इलाके को क्या कहते हैं? कोई खास नाम है उसका? हाँ, बिल्कुल। उसे कहते हैं जल ग्रहण क्षेत्र, अंग्रेजी में कैचमेंट एरिया। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं, जैसे कोई कीप होती है ना, फनल। हाँ, फनल। जैसे फनल अपने चौड़े मुंह से पानी इकट्ठा करके पतले सिरे से निकालता है, वैसे ही जलग्रहण क्षेत्र वो पूरा इलाका है, वो जमीन का हिस्सा जहां गिरने वाली बारिश या पिघलने वाली बर्फ का पानी बहकर एक खास नदी या नाले में पहुंचता है। दिलचस्प उपमा है, कीप जैसी। अच्छा, और इसी से मिलता जुलता एक और शब्द भी है, अपवा बेसिन या ड्रेनेज बेसिन। क्या ये वही चीज है या कुछ अलग है? लगभग वही है, पर थोड़ा पैमाने का फर्क है। देखिए, अपवा बेसिन वो पूरा क्षेत्र है जो एक मुख्य नदी और उसकी सभी सहायक नदियों द्वारा सींचा जाता है। मतलब उस पूरे नदी तंत्र का इलाका। इसे ऐसे सोचिए कि उस मुख्य नदी और उसकी हर छोटी बड़ी सहायक नदी में जहां से भी पानी आ रहा है, वो सारा इलाका मिलकर उस नदी का बेसिन कहलाता है। तो कैचमेंट एरिया से बड़ा हुआ ही नदी बेसिन या रिवर बेसिन कह दिया जाता है। ये हजारों वर्ग किलोमीटर्स में फैले हो सकते हैं। भारत में गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये बहुत बड़े इलाके हैं। समझ गई। तो कैचमेंट एरिया एक अकेली नदी या नाले के लिए भी हो सकता है, जबकि बेसिन पूरी नदी प्रणाली, पूरे सिस्टम के लिए होता है। बिल्कुल सही। और यहीं एक और जरूरी शब्द आता है, जल विभाजक या वाटरशेड। जल विभाजक, ये क्या है? ये दरअसल वो सीमा रेखा होती है, बाउंड्री लाइन, जो एक अपवाह बेसिन को उसके पड़ोसी बेसिन से अलग करती है। अक्सर ये कोई ऊंची जमीन होती है, जैसे कोई पहाड़ी रिज या पहाड़ों की श्रृंखला। आप सोचिए, जैसे छत की ढलान होती है जो बारिश के पानी को दो अलग अलग दिशाओं में भेजती है ना। हाँ। वैसे ही जल विभाजक जमीन पर एक ऊंची रेखा होती है जो तय करती है कि पानी इस तरफ बहेगा या उस तरफ, यानी किस नदी बेसन में जाएगा। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि तकनीकी तौर पर जब हम छोटी नदियों या नालों के जलग्रहण क्षेत्र की बात करते हैं, तो उसे अक्सर वाटरशेड कहा जाता है। अच्छा, तो मतलब बेसिन और वाटरशेड में मुख्य अंतर फिर से पैमाने का ही हुआ। बेसिन बड़ी नदी प्रणालियों के लिए और वाटरशेड छोटे क्षेत्रों, छोटी धाराओं के लिए। हाँ, मोटे तौर पर यही अंतर है। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे ये तय होता है कि हम पानी के प्रबंधन या किसी समस्या के अध्ययन को किस लेवल पर देख रहे हैं। मान लीजिए किसी गांव या छोटे इलाके में पानी की कमी या बाढ़ की समस्या है,
तो शायद वहां के स्थानीय वाटरशेड को समझना और मैनेज करना ज्यादा कारगर होगा। लेकिन अगर कोई बड़ी बाढ़ है जो कई राज्यों में फैली है, जैसे गंगा बेसिन में, तो फिर पूरे नदी बेसिन के स्तर पर सोचना और योजना बनाना जरूरी हो जाता है। ये तो बहुत काम की बात है। स्केल का महत्व समझ आता है इससे। ये तो हुई पानी कहाँ से आया और किस इलाके से आया इसकी बात। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद हमें सबसे ज्यादा दिखता है, मतलब आंखों से। ये नदियां और उनकी सहायक नदियां मिलकर जमीन पर दिखती कैसी हैं? क्या इनका कोई पैटर्न होता है, कोई डिजाइन? हाँ, बिल्कुल होता है। और सच कहूं तो यही इस विषय का सबसे रोमांचक पहलू है। नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर जमीन पर जो ज्यामितीय आकृति या डिजाइन बनाती हैं, जो नक्शे पर दिखता है, उसे ही अपवाह प्रणाली या ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। पैटर्न। और ये पैटर्न सिर्फ देखने में अच्छे नहीं लगते, ये उस जगह की भूवैज्ञानिक कहानी बताते हैं। मतलब वहां की चट्टानें कैसी हैं, नरम है या कठोर, जमीन की ढलान किस तरफ है, क्या वहां कोई ज्वालामुखी था पहले, या जमीन में कोई मोड़ या परतें हैं। ये सारी जानकारी इन पैटर्न्स में एक तरह से कोड की तरह छिपी होती है। वाह, ये तो कमाल है। मतलब नदियों के रास्ते देखकर हम जमीन का इतिहास पढ़ सकते हैं। तो ये पैटर्न कितने तरह के होते हैं मुख्य रूप से? देखिए, वैसे तो कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 पैटर्न ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं और हमारे स्रोत भी इन्हीं पर ज्यादा जोर देते हैं। पहला है वृक्षाकार, अंग्रेजी में डेंड्रिटिक। डेंड्रिटिक। दूसरा है आर्य यानी रेडियल। तीसरा है जालीनुमा, जिसे ट्रेलिस कहते हैं। और चौथा है अभिकेंद्रीय यानी सेंट्रिपिटल। वृक्षाकार, आर्य, जालीनुमा और अभिकेंद्रीय। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले वृक्षाकार या डेंड्रिटिक। नाम से तो लग रहा है जैसे पेड़ जैसा कुछ होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सबसे आम पैटर्न है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला। और ये सचमुच किसी पेड़ की शाखाओं जैसा ही दिखता है। इसमें एक मुख्य नदी होती है जो पेड़ के तने की तरह होती है, और उसमें कई सहायक नदियां अलग अलग दिशाओं से अलग अलग कोणों पर आकर मिलती हैं, ठीक वैसे ही जैसे पेड़ की टहनियां शाखाओं से और शाखाएं तने से जुड़ती हैं। कोई खास ज्यामितीय नियम नहीं होता जुड़ने का। और ये इतना आम क्यों है? मतलब ज्यादातर जगह यही क्यों दिखता है? आपने कहा उत्तरी मैदानों की नदियां जैसे गंगा इसका उदाहरण है। हाँ, ये इसलिए इतना आम है क्योंकि ये उन इलाकों में बनता है जहां जमीन की सतह, मतलब वहां की चट्टानें, कमोबेश एक जैसी हों, उनमें ज्यादा फर्क ना हो, ना ज्यादा सख्त ना ज्यादा नरम, बस एक समान। और ढलान भी बहुत ज्यादा खड़ी ना हो, सामान्य ढलान हो। ऐसी जमीन पर पानी जब बहना शुरू करता है तो वो गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से बस सबसे आसान रास्ता पकड़ता है और धीरे धीरे अपनी धाराएं बनाता जाता है। ये धाराएं स्वाभाविक रूप से पेड़ की शाखाओं जैसी आकृति ले लेती हैं। जहां जमीन समतल और एकसार है, वहां यही पैटर्न बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। समझ गई। जहां ज्यादा रुकावट या बनावट में फर्क नहीं, वहां पेड़ जैसा पैटर्न। ठीक है, अब दूसरा पैटर्न आर्य या रेडियल, ये कैसा होता है? रेडियल मतलब केंद्र से बाहर की तरफ। एग्जैक्टली। आर्य का मतलब ही है केंद्र से बाहर की ओर फैलना। जैसे साइकिल के पहिए की तीलियां होती ना, स्पोक्स, जो बीच के हब से निकलकर बाहर रिम तक जाती हैं। हाँ हाँ। बस वैसा ही इस पैटर्न में नदियां एक ऊंचे केंद्रीय बिंदु से निकलती हैं। ये बिंदु कोई अकेली पहाड़ी हो सकती है, कोई ज्वालामुखी का कोन हो सकता है, या कोई गुंबद जैसी उठी हुई जमीन हो सकती है, और वहां से निकलकर चारों दिशाओं में बाहर की तरफ बहती हैं। अच्छा, इसका कोई उदाहरण है भारत में? अमरकंटक श्रृंखला का नाम था शायद। हाँ, अमरकंटक पठार एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वो एक ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र है। वहां से नर्मदा नदी निकलकर पश्चिम की ओर बह जाती है, अरब सागर की तरफ, और वहीं से सोन नदी निकलकर पूर्व और फिर उत्तर पूर्व की ओर बहती है और गंगा में मिल जाती है। तो देखिए, एक ही ऊंचे स्थान से नदियां निकलकर अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। यही आर्य पैटर्न है। यह पैटर्न साफ बताता है कि उस इलाके के बीच में कोई ऊंची उठी हुई भू आकृति मौजूद है। दिलचस्प। एक जगह से निकलकर सब तरफ फैल जाना। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पैटर्न पर, जालीनुमा या ट्रेलिस। ये नाम थोड़ा अलग है। जाली जैसा क्यों? हाँ, इसकी शक्ल थोड़ी ज्यामितीय होती है, थोड़ी मुनज्जम कह सकते हैं, एक ग्रिड जैसी। इसमें अक्सर क्या होता है कि जो मुख्य सहायक नदियां होती हैं वो एक दूसरे के लगभग समानांतर पैरेलल बहती हैं, और उनसे जो छोटी दूसरे दर्जे की सहायक नदियां आके मिलती हैं वो लगभग 90 डिग्री के कोण पर यानी समकोण पर जुड़ती हैं। समानांतर धाराएं?
और समकोण पर मिलती छोटी नदियां। ये तो बड़ा अजीब सा लगता है। मतलब प्रकृति में इतनी सीधी रेखाएं और कोण कैसे? ये कहाँ बनता है और क्यों? स्रोत हिमालय के ऊपरी भाग, ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों और छोटा नागपुर पठार का जिक्र करते हैं। वाह, ये तो सचमुच जमीन की अंदरूनी कहानी कह रहा है। कमाल है। अब चौथा और आखिरी पैटर्न, अभिकेंद्रीय या सेंट्रीपेटल, ये क्या है? ये तो रेडियल का उल्टा लग रहा है। एकदम सही। ये आर्य या रेडियल पैटर्न का ठीक उल्टा है। रेडियल में नदियां केंद्र से बाहर जा रही थी, सेंट्रीपेटल में नदियां चारों तरफ से बहकर एक केंद्रीय बिंदु की ओर आती हैं, अंदर की तरफ। ये केंद्रीय बिंदु आमतौर पर कोई झील होती है या कोई नीची जमीन, कोई गड्ढा या बेसिन होता है, जिसमें सारी नदियां अपना पानी लाकर डालती हैं। सब एक जगह इकट्ठी होती हैं। यानी सारी नदियां एक सेंटर पॉइंट पर आके मिल रही हैं। इसके उदाहरण क्या दिए थे? हाँ, मणिपुर की लोकटक झील, राजस्थान की सांभर झील और विदेश में मृतसागर और अमेरिका का ग्रेट बेसिन। बिल्कुल सही। ये पैटर्न अक्सर उन बेसिन या घाटियों में बनता है जिनका पानी बाहर नहीं निकल पाता, मतलब समुद्र तक नहीं जा पाता। इन्हें आंतरिक अपवाह बेसिन या इंटरनल ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। पानी आता तो है पर वहीं फंसकर रह जाता है या वहीं जमा होता रहता है। अब जब पानी उड़ता है तो वो अपने साथ लाए हुए नमक और खनिज पदार्थ वहीं छोड़ जाता है। अच्छा। और हजारों लाखों सालों तक जब ऐसा होता रहता है तो ये केंद्रीय झीलें या इलाके बहुत ज्यादा खारे यानी सलाइन हो जाते हैं। सांबर झील का खारापन जिससे नमक बनता है, और मृत सागर यानी डेड सी का तो नाम ही इसलिए पड़ा है कि वो इतना ज्यादा खारा है कि उसमें जीवन पर अपना मुश्किल है। ये सब इसी सेंट्रीपीटल पैटर्न और आंतरिक अपवाह का नतीजा है। ओह, तो झीलों का खारापन इससे जुड़ा है? हाँ, काफी हद तक। और दूसरी बात, जल संसाधनों के नजरिए से देखें तो ये बंद सिस्टम होते हैं। यहाँ जो पानी आ गया वो बाहर नहीं जा रहा, तो यहाँ पानी की गुणवत्ता यानी क्वालिटी और मात्रा यानी क्वांटिटी दोनों पर बहुत असर पड़ता है। तो हमने आज अपवाह यानी पानी का बहना, फिर अपवाह तंत्र यानी नदियों का नेटवर्क, फिर जल ग्रहण क्षेत्र और बेसिन यानी पानी आने का इलाका, और जल विभाजक यानी बेसिन को अलग करने वाली रेखा, इन बुनियादी चीजों को समझा। और फिर हमने देखा कि कैसे नदियां जमीन पर सिर्फ बहती नहीं बल्कि खास पैटर्न बनाती हैं। वृक्षाकार जो पेड़ जैसा है और आम है, आर्य जो ऊंचे केंद्र से बाहर की ओर है, जालीनुमा जिसमें समानांतर और समकोण दिखते हैं और जो मुड़ी हुई चट्टानों का संकेत है, और अभिकेंद्रीय जो निचले केंद्र की ओर है और बंद बेसिन में बनता है। ये पैटर्न वाकई में जमीन की भूदृश्य की छिपी हुई कहानियों को पढ़ने जैसा है। निश्चित रूप से। और इन तंत्रों और पैटर्न्स को समझना सिर्फ भूगोल पढ़ने वालों के लिए ही जरूरी नहीं है। हम सब पानी पर निर्भर हैं। इसलिए ये जानना कि पानी कहाँ से आता है, कैसे बहता है, जमीन की बनावट उसे कैसे रास्ता देती है या रोकती है, ये सब जल प्रबंधन के लिए, पानी के सही इस्तेमाल के लिए, बाढ़ या सूखे जैसी आपदाओं को समझने और उनसे निपटने की तैयारी के लिए, और यहाँ तक कि अपने आसपास के पर्यावरण, अपनी जमीन को बेहतर ढंग से जानने और सराहने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बार जब आप किसी नदी को देखें या किसी इलाके का नक्शा देखें तो सिर्फ एक बहती हुई लकीर मत देखिए, उसके पीछे की कहानी, उसके पैटर्न को पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको शायद कुछ नया दिखे। बिल्कुल सही कहा। और इसी सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए एक अंतिम विचार शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। हमने आज इन 4 प्राकृतिक पैटर्न्स की बात की, वृक्षाकार, आर्य, जालीनुमा, अभिकेंद्रीय। ये प्रकृति ने बनाए हैं हजारों लाखों सालों में। लेकिन आज के युग में हम इंसान बड़े पैमाने पर जमीन का चेहरा बदल रहे हैं। हम विशाल बांध बना रहे हैं, नदियों के रास्ते मोड़कर नहरें निकाल रहे हैं, शहर बसा रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ये मानवीय गतिविधियां इन सदियों पुराने प्राकृतिक अपवाह पैटर्न को किस तरह बदल रही होंगी, और इन बदलावों के दूरगामी, लॉन्ग टर्म और शायद अनएक्सपेक्टेड, जिनके बारे में हमने सोचा भी न हो, वैसे परिणाम क्या हो सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको कभी न कभी सोचने की जरूरत है। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए। धन्यवाद।